नमस्कार दोस्तों, आज बात करेंगे मध्य प्रदेश के जो साहित्यकार हैं उनके। तो देखिए, मध्य प्रदेश के जो साहित्यकार हैं ये प्रमुख रूप से इन्हें 3 भागों में विभाजित करते हैं और एक चौथा भाग भी है जिसे हम लोक साहित्यकार कहते हैं। तो मध्य प्रदेश के जो साहित्यकार हैं वो प्राचीन साहित्यकार, मध्यकालीन साहित्यकार, आधुनिक साहित्यकार और लोक साहित्यकार, इन 4 भागों में विभाजित हैं। पहले इनकी जानकारी कर लेते हैं। तो मध्य प्रदेश के जो प्राचीन साहित्यकार हैं उनमें कालिदास, भावभूति, भृतहरि, बाणभट्ट। फिर मध्यकालीन साहित्यकार में पद्माकर, भूषण, केशवदास, घाघ। आधुनिक साहित्यकारों में गजानन माधव मुक्तिबोध, हरिशंकर परसाई, भवानी प्रसाद मिश्र, शरद जोशी, माखनलाल चतुर्वेदी, बालकृष्ण शर्मा नवीन, सुभद्रा कुमारी चौहान, डॉक्टर शिव मंगल सिंह सुमन। लोक साहित्यकार में जगनिक, ईश्वरी और संत सिंगा जी। देखिए, प्री में इसमें पूरी संभावना रहती है आधुनिक काल से काफ़ी पूछे गए हैं, इसके अलावा प्राचीन काल से भी साहित्यकार पूछे गए हैं। तो प्री के लिए तो ये प्राचीन और जो आधुनिक वाले हैं वो इम्पोर्टेंट है। वैसे प्रश्न कहीं से भी आ सकते हैं, लेकिन ध्यान ये रखें कि प्री से जो इतिहास रहा है वो आमतौर पर प्राचीन और आधुनिक से ही पूछे गए। तो आइए जानकारी करते हैं जो मध्य प्रदेश के प्राचीन साहित्यकार हैं उनके बारे में। तो मध्य प्रदेश के जो प्राचीन साहित्यकार हैं उनमें सर्वप्रथम सबसे इम्पोर्टेंट हैं कालिदास। कालिदास, ध्यान रखिए कि जो गुप्त वंशी राजा थे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, उनके दौर 9 रत्नों में से एक थे, उनके दरबार में थे ये। इनके जन्म स्थान के बारे में थोड़ा सा मतभेद है, डाउट है। कई बार इनको बंगाल का निवासी, कई बार उज्जैन का निवासी, कई बार कश्मीर का निवासी बताया गया है। लेकिन एक जो मेघदूत है उनकी कृति, उसमें उज्जैन के उल्लेख के आधार पर ऐसा माना जाता है कि वो उज्जैन के ही निवासी रहे। खैर, कुछ भी हो, उनकी कर्म स्थली तो पूरी तरह से उज्जैन था ही, इसमें कोई डाउट है नहीं। अब कालिदास के ग्रंथों की समीक्षा करें तो आमतौर पर पता चलता है वो ब्राह्मण थे और शिव भक्त थे। इनसे जुड़ी हुई कहानी भी है कि एक राजकुमारी जो विद्योत्मा थी उससे विवाह इन्होंने कर लिया था जब उस समय ये मूर्ख थे। फिर इनको, विद्योत्मा को, इनकी मूर्खता के बारे में पता चल गया। उन्होंने इनको थोड़ी सी इनकी बेइज्जती करी। बाद में ये सुसाइड करने के लिए निकल गए। काली जी के मंदिर में सुसाइड करने वाले थे। काली जी के आशीर्वाद से इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो इस तरह की एक कहानी है। तो आमतौर पर जो कालिदास हैं इन्हें इंडियन शेक्सपियर कहा जाता है क्योंकि बहुत ही शानदार, श्रेष्ठ संस्कृत साहित्य की इन्होंने रचना की है। तो इनके साहित्य को देख लेते हैं। प्रमुख रूप से जो इनका साहित्य है उसमें नाटक, काव्य ग्रंथ, नीति काव्य सभी आते हैं। तो इनके जो नाटक हैं वो है अभिज्ञान शाकुंतलम, विक्रमो उर्वश्यम, मालविका अग्निमित्रम। काव्य ग्रंथ माने जाते हैं रघुवंशम, ऋतु संहारम। नीति शास्त्र वाले नीति काव्य ग्रंथ माने जाते हैं मेघदूतम और ऋतु संहारम। तो इस तरह से इनके कुल मिला के बोला जाता है कि 41 ग्रंथों की इन्होंने रचना की है, जिसमें से लगभग ये जो 7 ग्रंथ हैं ये प्राप्त होते हैं। एक चीज़ और भी यहाँ पर ध्यान रखिए कि जो कालिदास अकेडमी उज्जैन में बनी हुई है उसका एक काम ये भी है कि कालिदास के जो ग्रंथ हैं उन पर शोध करना और उनके बारे में पता लगाना, ये भी उनका कार्य है। चलिए, तो दूसरे देखते हैं मध्य प्रदेश के प्राचीन इतिहासकार में। तो दूसरे प्राचीन महत्वपूर्ण इतिहासकार हैं भावभूति। भावभूति का जन्म 8वीं शताब्दी में हुआ था और ऐसा माना जाता है जो नरेश हैं उज्जैन के, यशोवर्धन, कई बुक्स में इनको यशोधर्मन भी लिखा गया है, उनका संरक्षण प्राप्त था। इनकी प्रमुख जो रचनाएं हैं उनमें मालती माधव, महावीर चरित। लेकिन ये जो सबसे ज़्यादा विख्यात हुए हैं, प्रख्यात हुए हैं, इनको प्रसिद्धि मिली है, वो मिली है उत्तर रामचरितमानस नामक रचना से। तो महावीर चरित, मालती माधव और उत्तर रामचरित नामक जो इनके नाटक हैं, इनसे इनको काफ़ी प्रसिद्धि मिली है और इन ग्रंथों में इनका वर्णन है कि ये पद्मपुर यानी महाराष्ट्र के निवासी थे। और कई बुक्स में इनका नाम श्रीकंठ भी लिखा गया है। इनकी माताजी का नाम नीलकंठ और पिताजी का नाम नीलकंठ और माताजी का नाम जानकर्णी था। इनके गुरु जो थे वो ज्ञाननिधि थे और दार्शनिकों के बीच ये अम्बेक के नाम से प्रसिद्ध थे। ठीक है।
और मालती माधव के एक पांडुलिपि में भावभूति को कुमारिल भट्ट का भी शिष्य बताया गया है। तो देखिए, मूल रूप से आपको प्री के लिए जो याद रखना है वो तो इनकी पुस्तकों को यानी कृतियों को यानी रचनाओं को याद रखना है। तो मालती माधव, महावीर चरित और उत्तर रामचरितमानस इनकी रचना है। उत्तर रामचरितमानस के लिए विशेष रूप से ये प्रख्यात है। नेक्स्ट देखते हैं भर्तहरि। तो जो मध्य प्रदेश के तीसरे प्राचीन महत्वपूर्ण साहित्यकार हैं वो हैं भर्तहरि। भर्तहरि राजा भर्तहरि भी हैं कहलाते हैं, क्योंकि ये उज्जैन के राजा थे और राजा विक्रमादित्य के बड़े भाई थे। तो इनके बारे में बहुत सारी कहानियाँ प्रचलित हैं, जैसे कि ये बहुत न्यायप्रिय राजा थे और इन्होंने ऑलरेडी 2 शादियाँ की थी, लेकिन बाद में फिर एक इनकी रानी थी, एक और राजकुमारी थी पिंगला, उससे भी इन्होंने शादी कर ली थी, लेकिन वो अच्छे चरित्र की नहीं थी। यहाँ पर एक कहानी भी फेमस है इनके बारे में कि एक ऋषि ने इनको आकर एक सेव दिया था कि सेव खाने से ये जीवन भर जवान रहेंगे। तो इन्होंने वो सेव अपनी रानी पिंगला को दे दिया था। पिंगला का प्यार उस समय के एक कुतवाल से था तो उन्होंने उसे दे दिया था। कुतवाल का प्यार एक नर्तकी से था तो उन्होंने उसे दे दिया था। नर्तकी ने वापस वो सेव भर्तहरि राजा को दे दिया था। तो इस तरह से माना जाता है उसके बाद उन्होंने संन्यास ग्रहण कर लिया था और अपना जो राज्यपाट है वो अपने छोटे भाई राजा विक्रमादित्य को प्रदान कर गए थे। संन्यास ग्रहण करने के पश्चात माना जाता है कि उन्होंने बहुत ही श्रेष्ठ किस्म के साहित्य की रचना की, जिसमें इनकी जो शतक त्रयी है ये ग्रंथ फेमस है। शतक त्रयी, श्रृंगार शतक, नीति शतक और वैराग्य शतक, इनको श्रृंगार शतक त्रयी ग्रंथ बोला जाता है। ये बहुत प्रसिद्ध हैं, इनके बारे में काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। मेरा आपको सजेशन है आप इन्हीं तीनों को याद रखने की कोशिश करें। वैसे उन्होंने बहुत सारे और भी ग्रंथ लिखे हैं, लेकिन 3 ही आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये आपको ध्यान रखना है। ये प्रमुख रूप से मध्य प्रदेश के तीसरे महत्वपूर्ण साहित्यकार हैं प्राचीन में। अब देखते हैं चौथे महत्वपूर्ण साहित्यकार हैं बाणभट्ट या भट्ट बाण, इसको दोनों तरह से इनको लिखा जाता है। तो ये कौन थे? तो ये प्रमुख रूप से राजा जो हर्षवर्धन हैं, जो पुष्पभूति वंश के राजा थे या वर्धन वंश के राजा थे, उनके दरबारी कवि थे। उनके दरबारी कवि के रूप में ये विख्यात हैं और इनके द्वारा लिखी गई राजा हर्षवर्धन की जो आत्मकथा है हर्षचरित, वो सर्वाधिक महत्वपूर्ण पुस्तक है। माना यह जाता है ये ब्राह्मण थे, इनके पिताजी का नाम पशुपत था, माताजी का नाम राज्य देवी था। इन्होंने कई देशों की यात्रा की, फिर वो हर्षवर्धन के दरबार में गए और उनके दरबारी कवि बन गए। इनकी 2 पुस्तकें मानी जाती हैं, हर्षचरित और कादम्बरी, और ऐसा कहा जाता है कि दोनों ही अपूर्ण हैं, यानी पूर्ण रूप से नहीं लिखी गई। और इसके अलावा ये भी माना जाता है कि बाणभट्ट ने चंडी शतक, पार्वती पढ़ने इत्यादि पुस्तकों की भी रचना की है, परंतु इसमें डाउट है। इसके अलावा एक चीज और ध्यान रखने की है कि ये राजा हर्षवर्धन के दरबार में थे और हर्षवर्धन ने स्वयं जो पुस्तकों की रचना की है वो है नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका। तो ये 3 पुस्तकों की रचना स्वयं राजा हर्षवर्धन ने की थी। तो ऐसा भी कई बार विद्वान मानते हैं कि वो शायद जो प्रभाव था वो बाणभट्ट का इनके ऊपर था, इसकी वजह से इन्होंने रचना की। तो देखिए, ये है मध्य प्रदेश के प्रमुख प्राचीन साहित्यकार। उम्मीद है ये आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो कृपया इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आगे भी मैं नेक्स्ट वीडियो मध्य प्रदेश के मध्यकालीन साहित्यकार, उसके बाद आधुनिक साहित्यकार वगैरह लाता रहूँगा। धन्यवाद।